Hello students, welcome back. Next session of social science. We are continue with the chapter history chapter 2 new kings and kingdoms. And we are doing topic agriculture and irrigation. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चोला एम्पायर के बारे में राजा किंग्स, राजेंद्र किंग्स वो अपनी जो वेल्थ है उसको डेमोन्स्ट्रेट करते थे स्प्लेंडेड टेम्पल्स पर और स्कल्पचर्स पर। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं कि उनके पास इतना स्प्लेंडेड वेल्थ आता कहाँ से था, इतना पैसा उनके पास आता कहाँ से था। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोला वर मेड पॉसिबल थ्रू अ न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। कि चोला ने जो अचीवमेंट्स गेन की थी वो मेनली एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट से की थी। कि पहले ऐसे बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते थे, कंप्यूटर जैसे आजकल आईटी इंडस्ट्रीज़ है या और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो पहले वही किंग प्रॉस्पर माना जाता था जिसकी एग्रीकल्चर डेवलप होती थी। नोटिस दैट द रिवर कावेरी ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। कि रिवर जो कावेरी है, रिवर कावेरी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। आपको पता है ना कि जब रिवर समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है, तो कई सारे ट्रेंगुलर शेप के डेल्टा बनाती है। जो वहाँ की जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती है वो वहाँ पर बिछाती हुई चली जाती है। चैनल ऑल्सो प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर। और जब वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो वो उसको एग्रीकल्चर को मॉइस्चर नमी प्रदान करते हैं। पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, मेनली राइस के लिए। जैसे हम पता है आपको कि जो सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ ये वाला एरिया जो बंगाल का, बिहार का है, आज भी वहाँ पर राइस की क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है। रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर गंगा जो है वो बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। ऑल दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वॉज ओनली फ्रॉम द 5th और 6th सेंचुरी। कि ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुई थी 5th और 6th सेंचुरी में हुई थी तमिलनाडु। और हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। डैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टिवेशन। कि ये वाला एरिया को लार्ज स्केल कल्टिवेशन मीन्स बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर खेती स्टार्ट हो गई थी। तो खेती करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन्स। क्योंकि आपको पता है कि पहले सब जगह क्या थे? जंगल थे। तो जंगलों के ऊपर तो आप खेती नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन अदर एरियाज। लैंड को लेवल करना पड़ेगा। ऊबड़ खाबड़ जो लैंड होगी वहाँ पर भी आप कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इन द डेल्टा रीजन एम्बैंकमेंट्स हैड टू बी बिल्ड टू प्रिवेंट फ्लडिंग एंड कैनल हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड। कि जो डेल्टा रीजन में जो रिवर्स थी उस पर एम्बैंकमेंट्स बनाई। एम्बैंकमेंट्स मतलब कि उसके किनारों पर दीवारें खड़ी कर दी गई, ऊंची ऊंची, मीन्स उसके किनारे बना दिए गए ताकि फ्लड्स को रोक पाएँ। और फ्लड्स को रोकने के लिए रिवर्स को आगे कैनल्स में डिवाइड कर दिया गया। कई सारी रिवर्स में से नहरें निकली। कैरी वाटर टू द फील्ड। तो कैनल से क्या होता था? पानी खेतों में जाता था। इन मैनी एरिया 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। कि जैसे आज आपको पता है आज भी इंडिया में मेनली 2 क्रॉप्स होती है, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। उसी तरह से चोलास के टाइम में भी 2 क्रॉप्स साल में होती थी। In many cases, it was necessary to water crops artificially. A variety of methods were used for irrigation. In some area, wells were dug. कई बार आर्टिफिशियल मेथड्स को भी यूज़ करा जाता था। आर्टिफिशियल मेथड्स मतलब कि पहले ट्यूबवेल तो होते नहीं थे, तो वेल्स को खोदा जाता था, या फिर रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए टैंक्स को बनाया जाता था। रिमेंबर दैट इरीगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। हमें ये याद रखना पड़ेगा, इरीगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एग्रीकल्चर के लिए, और उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको टैंक तभी ही आपको आप अगर रेनी सीजन के बाद आप टैंक को डिग कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको प्लानिंग से चलना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग लेबर एंड रिसोर्सेज, मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडेड ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज द पीपल लिविंग इन द विलेजेस लुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटीज़। कि उसमें कि एक अकेला रूलर सब कुछ नहीं कर सकता, तो उसमें रूलर्स भी और जो लोग थे वो इन एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे ताकि इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं फील्ड्स को अच्छी तरह से मिल सके।
नेक्स्ट टॉपिक इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, कि चोला एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन आज की तरह, जैसे हम आज डेमोक्रेसी है, उसी तरह से वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था कि एक पर्सन सब कुछ नहीं करता था। सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट नोन एज उर बिकेम प्रोस्पर विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। उर आपके लिए नया न्यू वर्ड है, यू आर उर। तो उर कौन होता था कि जो पीजेंट्स का ग्रुप होता था, मीन्स 4-5 जैसे ये 2 फार्मर्स है, मतलब कि 5-10 फार्मर्स हैं, वो मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे उर, ओके, उसे बोलते थे उर। और फिर कई सारे उर मिलकर एक और ग्रुप बना लेते थे जिसको बोलते थे नाडू। क्या बोलते थे? जैसे तमिलनाडु से आपको याद रहेगा, तमिलनाडु है ना, उसी तरह से नाडू। तो उसमें एक नाडू में कई सारे उर होते थे और एक उर में कई सारे पीजेंट्स होते थे। The village council and the Nadu performed several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes। कि विलेज के सारे फंक्शन, आपने क्लास 6 की सिविक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस के बारे में। उसी तरह के चोलास के टाइम में भी वैसे ही थे कि जो नाडू होते थे, जो विलेज काउंसिल होती थी, वही विलेज के सारे काम, जस्टिस का काम, टैक्स कलेक्ट का काम, सब लोग वही करते थे। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलेला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। और नाडू के कामों को कौन कंट्रोल करता था? वेलिला कास्ट के लोग, मीन्स जो हायर क्लास की, वेलिला जो थी वहाँ की एक हायर क्लास थी, वही लोग उसको नाडू के अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। और इसकी सुपरविजन कौन करता था? सेंट्रल चोला गवर्नमेंट, कि जो चोला गवर्नमेंट की सेंटर है वही करता था। मीन्स जैसे आज भी कि जैसे विलेज होते हैं, फिर उसके ऊपर सिटी होते हैं, लेकिन सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। द चोला किंग्स गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल्स लाइक मुहेंद्र वेलन। जो चोला एम्पायर जो होते थे वो रिच लैंड लॉर्ड्स को ऐसे टाइटल्स दे देते थे। हमने लास्ट वीडियो में बताया था ना कि बहुत ये उस टाइम राजा जो थे अपने आप को भी वो टाइटल देने का बहुत उनको रहता था कि महाराजा धीराज। ऐसे ही वो जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उन्हें मोवेंडल वेलन बोल देते थे। देम विद इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एट द सेंटर, और उन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट मामले देते थे स्टेट में भी और सेंटर में भी। वी हैव सीन द ब्राह्मण ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट्स और ब्राह्मद्या। ब्राह्मण्स को हमने लास्ट वीडियोस में भी और लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि उस टाइम ब्राह्मण्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी, और जो राजा लोग थे वो ब्राह्मण्स को बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स को ग्रांट दे दिया करते थे। तो जो वो लैंड ग्रांट देते थे उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदिया। क्या बोलते थे? ब्रह्मदिया। As a result, a large number of Brahman settlement emerged in the Kaveri Valley as in other parts of South India। तो इसके कारण कावेरी वैली में कई सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स भी इमर्ज हुए, क्योंकि जो ब्राह्मण को लैंड मिली है तो ब्राह्मण वो लैंड तो फिक्स है ना, लैंड लेकर तो कहीं जाएगा नहीं वो, तो जहाँ पे उसकी लैंड है वो भी वहीं सेटल हो जाएगा। तो इसलिए कावेरी वैली में कई सारे ब्राह्मण सेटलमेंट हुए। ईच ब्राह्मदिया वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड लॉर्ड्स। जो ब्राह्मदिया जो उनको लैंड मिलती थी उनको कौन लुक आफ्टर करता था? एक जो इम्पोर्टेंट मीन्स जो सब बड़ा ब्राह्मण लैंड लॉर्ड होता था वही सबको लुक आफ्टर करता था। दीज असेंबली वर्क वेरी एफिशिएंटली। जो ये असेंबलीज थी बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करती थी। देयर डिसीजंस वर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शन। उनके सारे जो डिसीजंस हैं इंस्क्रिप्शन पर डिटेल में लिखे होते थे। इंस्क्रिप्शन पता है ना आपको कि बड़े बड़े पत्थरों पर वो खुदवा देते हैं, जैसे हम अपने घर के बाहर की नेम प्लेट होती है ना हमारी, वैसे ही इंस्क्रिप्शंस होती हैं। ऑफन ऑन द स्टोन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स। एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर नोन एज नगर ग्राम्स। जो ट्रेडर की एसोसिएशंस होती थी कि ट्रेडर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए ना, ट्रेडर्स भी राजा के लिए, ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है, पीजेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? ट्रेडर। तो ट्रेडर की एसोसिएशन जो होती थी उसे बोलते थे नगर ग्राम्स। ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन टाउन। तो उनके पास भी कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस होते थे। इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम उत्तर मैरूर इन चिंगलापुट्टू district Tamil Nadu provide details of the way in which the Sabha was organized. The Sabha had separate committees to look after irrigation works. आपने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा है। उसी तरह से कि एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें तमिलनाडु की चिंगलपुट में से, उसमें
क्लियरली सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है कि सभा कैसे काम करती थी। टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क, गार्डन्स, टेम्पल एक्सेट्रा की जो सभा होती थी ये सारे काम करती थी। इरिगेशन वर्क, गार्डन्स की लुक आफ्टर करना, टेम्पल्स को करना, ये सब काम करती थी। नेम ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर ऑफ दीज कमेटीज वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ palm leaf. These tickets were put into an earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. कि उसके नाम की जो सिलेक्ट होता था वो किस तरह से होता था, तो वो एक घड़े में सबके नाम जो होते थे पाम लीफ पर लिखकर डाल देते थे और फिर एक छोटे बच्चे को बोलते थे उनमें से स्लिप निकालने के लिए, जैसे हम स्लिप निकालते हैं ना ऐसे ही एक लीफ निकालने के लिए बोलते थे। तो जिसके बच्चा नाम निकालता था स्लिप का, पाम लीफ का, उसी तरह से वो 1 by 1 कमेटी के वो मेंबर बनते रहते थे। ठीक, समझ आ गया बेटा चैप्टर आपको? तो हम इसके नोट्स जो है क्वेश्चन आंसर ये सब आपको अपनी नोटबुक फेयर नोटबुक्स पर करने हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार हम अभी आज की वीडियो में न्यू वर्ड्स कौन से हमने देखे हैं। उर कौन होते हैं? ग्रुप ऑफ पीजेंट्स। नाडू कौन है? ग्रुप ऑफ उर्स। वेलेला कौन है? एक हायर क्लास के पीपल होते थे। ब्रह्मदिया कौन है? जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसे ब्रह्मदिया बोलते थे। नगराम्स कौन है? जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस होती थी उसे नगराम्स बोलते थे। सभा जो विलेज का सारा वर्क लुक आफ्टर करते थे उन्हें सभा बोलते थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।